दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सियों पर बैठे देश आखिर किसी नए देश को अपने बराबर बैठाने से पहले इतनी बार क्यों सोचते हैं? क्या कारण है कि मंच से भारत की तारीफ करने वाले बड़े बड़े राष्ट्र जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वास्तविक सुधार और वीटो पावर जैसे संवेदनशील मुद्दे की बात आती है तो उनकी भाषा अचानक बेहद नपी तुली हो जाती है? कोई खुलकर विरोध नहीं करता, कोई पूरी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की गारंटी भी नहीं देता, और हर बयान के बीच एक ऐसा कूटनीतिक रास्ता छोड़ दिया जाता है जिससे भविष्य में अपना फैसला बदला जा सके। आखिर ऐसा क्यों है? क्या भारत की बढ़ती शक्ति ने पुराने वैश्विक समीकरणों को चुनौती देना शुरू कर दिया है, या फिर संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था ही इतनी जटिल है कि दुनिया के अधिकांश देशों की सहमति के बावजूद बदलाव आसान नहीं है? आज की कहानी किसी वायरल सोशल मीडिया पोस्ट को सच मानकर दोहराने की कहानी नहीं है। आज हम उस पूरे खेल को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और दुनिया के अनेक विकासशील देशों के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसी खेल के केंद्र में है एक ऐसा शब्द जिसकी ताकत आपने कई अंतर्राष्ट्रीय संकटों में देखी होगी, वीटो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, भारत की विदेश नीति और दुनिया के बदलते शक्ति संतुलन से जुड़ी ऐसी विस्तृत वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को केवल देखकर चले मत जाइए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी टीम को यह बताता है कि आपको इस प्रकार की गहरी कारक को जानकारी और विश्लेषण चाहिए। और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि आज की यह वीडियो भारत के किन किन शहरों और राज्यों से देखी जा रही है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके बारे में इंटरनेट पर बहुत कुछ कहा जा रहा है। लेकिन सच्चाई को समझने के लिए हमें शोर से थोड़ा आगे जाकर पूरी व्यवस्था को समझना होगा। दोस्तों, सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और भारत को वीटो पावर मिलने का मुद्दा कोई आज सुबह पैदा हुआ विवाद नहीं है। यह दशकों से चली आ रही एक लंबी कूटनीतिक बहस का हिस्सा है। इंटरनेट पर आपको कई ऐसे दावे मिल जाएंगे जिनमें किसी निश्चित संख्या में देशों के समर्थन, किसी एक हस्ताक्षर, किसी अचानक प्रस्ताव या किसी देश द्वारा अंतिम समय पर धोखा देने की बात कही जाती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इतनी सरल नहीं होती कि 146 देशों ने एक कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अगले दिन भारत को वीटो मिल जाना था। वास्तविक प्रक्रिया कहीं अधिक कठिन है। इसीलिए आज हमें दावे और सत्यापित कूटनीतिक प्रक्रिया के बीच का अंतर भी समझना होगा, क्योंकि भारत की वास्तविक ताकत को दिखाने के लिए किसी अपुष्ट कहानी की आवश्यकता नहीं है। भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका अपने आप में इतनी ताकत के बाद भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका ताकत को बदले, पर आपने सप्ती परमिट करने वाले सार भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका ताकत को बाद भारत के बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका ताकत के बाद भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका ताकत को भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका ताकत के बाद भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका ताकत को भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका ताकत के बाद 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 भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भूमिका ताकत। बड़ी कहानी है कि यदि उसे तथ्यों और सही संदर्भ के साथ समझा जाए तो पूरी वैश्विक राजनीति का नक्शा आपके सामने खुलने लगता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना उस समय हुई थी जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से बाहर निकल रही थी। उस दौर की परिस्थितियां आज से बिल्कुल अलग थीं। वैश्विक अर्थव्यवस्था का स्वरूप अलग था। एशिया और अफ्रीका के अनेक देश या तो औपनिवेशिक नियंत्रण में थे या वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका बहुत सीमित थी। उसी ऐतिहासिक दौर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना तैयार हुई और 5 देशों अमेरिका, रूस के पूर्ववर्ती सोवियत संघ की सीट, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को स्थायी सदस्यता तथा वीटो की विशेष शक्ति मिली। समय बदलता गया। औपनिवेशिक साम्राज्य टूटे, नए देश स्वतंत्र हुए, एशिया की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ीं, अफ्रीका की राजनीतिक आवाज मजबूत हुई। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। लेकिन सुरक्षा परिषद की मूल स्थायी संरचना में वैसा व्यापक परिवर्तन नहीं हुआ जिसकी मांग कई देश लंबे समय से करते आए हैं। अब आप स्वयं सोचिए, आज दुनिया की आबादी, अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक महत्व का बहुत बड़ा हिस्सा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मौजूद है। इसके बावजूद सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संरचना को देखकर कई विकासशील देशों को लगता है कि उनकी आवाज वैश्विक शक्ति के अनुपात में नहीं सुनी जाती। भारत इसी सवाल को लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है।
भारत का तर्क बहुत स्पष्ट रहा है कि यदि संयुक्त राष्ट्र को 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुसार प्रभावशाली और विश्वसनीय बने रहना है तो उसकी सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में सुधार आवश्यक है। केवल दुनिया बदल जाने की बात करना पर्याप्त नहीं होगा, वैश्विक संस्थाओं की संरचना में भी उस बदलाव की झलक दिखाई देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली कूटनीतिक खेल शुरू होता है। मंच पर सुधार की बात करना आसान है। लगभग हर बड़ा देश किसी न किसी रूप में संयुक्त राष्ट्र सुधार की आवश्यकता स्वीकार करता दिखाई देता है। समस्या तब पैदा होती है जब सवाल पूछा जाता है कि सुधार आखिर होगा कैसे? नए स्थायी सदस्य कौन होंगे? कितने होंगे? क्या उन्हें वीटो मिलेगा? यदि मिलेगा तो तुरंत मिलेगा या भविष्य में? क्या अफ्रीका को स्थायी प्रतिनिधित्व मिलेगा? लैटिन अमेरिका का क्या होगा? एशिया में किस देश को स्थान मिलेगा? और यदि किसी एक क्षेत्र से एक देश आगे बढ़ता है तो उसी क्षेत्र के दूसरे प्रतिस्पर्धी देश की प्रतिक्रिया क्या होगी? यही वे सवाल हैं जिनके कारण वर्षों की बातचीत के बावजूद सुरक्षा परिषद सुधार का विषय लगातार जटिल बना हुआ है। भारत की स्थिति इस पूरे मामले में विशेष है। आबादी के स्तर पर भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में है। उसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में लंबे समय से योगदान देता आया है। परमाणु शक्ति है, अंतरिक्ष क्षमता रखता है, हिंद महासागर में उसका रणनीतिक महत्व है। इंडो पैसिफिक की राजनीति में भारत की भूमिका लगातार बढ़ी है। वैश्विक दक्षिण के अनेक देशों के साथ भारत ने विकास, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में संबंध विकसित किए हैं। ऐसे में भारत यह सवाल उठाता है कि यदि इतनी बड़ी आबादी और इतने व्यापक वैश्विक हितों वाले देश को स्थायी निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है तो क्या वर्तमान व्यवस्था वास्तव में आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है? भारत अकेला देश नहीं है जो सुरक्षा परिषद में बदलाव चाहता है। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील लंबे समय से G4 के माध्यम से सुधार और स्थायी सदस्यता की दावेदारी से जुड़े मुद्दों पर सहयोग करते रहे हैं। अफ्रीकी देशों की भी अपनी मांग है और यह मांग किसी भी दृष्टि से छोटी नहीं है। अफ्रीका का तर्क है कि जिस महाद्वीप से जुड़े अनेक मुद्दे सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर आते हैं, उसी महाद्वीप का कोई देश वर्तमान स्थायी सदस्य नहीं है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। यदि भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाता है तो क्या केवल भारत को बनाया जाएगा? यदि जापान को शामिल किया जाता है तो क्षेत्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि जर्मनी आगे आता है तो यूरोप के वर्तमान प्रतिनिधित्व पर सवाल उठेंगे। यदि ब्राजील की दावेदारी मजबूत होती है तो लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों का रुख क्या होगा? यानी सुधार का एक दरवाजा खुलते ही 10 नए राजनीतिक सवाल सामने खड़े हो जाते हैं। अब आते हैं अमेरिका पर, क्योंकि भारत की सुरक्षा परिषद दावेदारी की चर्चा होते ही सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सवाल अमेरिका को लेकर उठते हैं। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कई वर्षों में तेजी से बदले हैं। रक्षा सहयोग बढ़ा है, महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों पर बातचीत बढ़ी है। इंडो पैसिफिक में दोनों देशों के हित कई स्थानों पर एक दूसरे के करीब दिखाई देते हैं। क्वाड जैसे मंच पर भारत और अमेरिका साथ काम करते हैं। सैन्य अभ्यास होते हैं, व्यापारिक संबंध बढ़े हैं। भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच तकनीकी साझेदारी बढ़ी है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की मुलाकातों को पूरी दुनिया गंभीरता से देखती है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि अमेरिका हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत की प्रत्येक मांग को बिना किसी शर्त स्वीकार कर लेगा? बिल्कुल नहीं। और यही बात हमें समझनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी बड़ा देश केवल दोस्ती के आधार पर निर्णय नहीं लेता। अमेरिका अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय करता है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय करता है। रूस अपने हित देखता है, चीन अपने हित देखता है। फ्रांस और ब्रिटेन भी अपनी वैश्विक स्थिति और रणनीतिक लाभ को ध्यान में रखते हैं। इसीलिए जब अमेरिका और भारत के बीच सहयोग बढ़ता है तब भी दोनों देशों के बीच कुछ विषयों पर मतभेद बने रह सकते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सामान्य वास्तविकता है। लेकिन इंटरनेट पर अक्सर इस जटिल वास्तविकता को केवल 2 शब्दों में बदल दिया जाता है, दोस्ती या धोखा। जबकि कूटनीति की दुनिया काले और सफेद रंग में नहीं चलती। यहां बीच में दर्जनों परतें होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को लेकर भी भारत में हमेशा बहुत चर्चा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की सार्वजनिक मुलाकातें, बड़े कार्यक्रम और दोनों नेताओं के बीच दिखाई गई राजनीतिक गर्मजोशी को पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन किसी भी 2 नेताओं के व्यक्तिगत राजनीतिक संबंध और उनके देशों की संस्थागत विदेश नीति बिल्कुल एक ही चीज नहीं होती। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो, अमेरिका की विदेश नीति पर व्हाइट हाउस के साथ कांग्रेस, विदेश नीति प्रतिष्ठान, सुरक्षा संस्थाओं, आर्थिक हितों और दीर्घकालिक रणनीतिक प्राथमिकताओं का भी प्रभाव होता है।
इसी तरह भारत की विदेश नीति भी केवल किसी एक व्यक्तिगत संबंध पर आधारित नहीं होती। इसलिए यदि कोई यह मान ले कि दो नेताओं ने मंच पर एक दूसरे की तारीफ की है, तो अगले दिन सभी वैश्विक मुद्दों पर दोनों देश एक जैसा निर्णय लेंगे, तो वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत सरल तरीके से देख रहा है। वीटो पावर का मुद्दा विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि वीटो केवल एक सम्मानजनक पदवी नहीं है, यह वास्तविक शक्ति है। सुरक्षा परिषद में किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को रोकने की क्षमता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव प्रदान करती है। मौजूदा 5 स्थायी सदस्य इस विशेष अधिकार को दशकों से इस्तेमाल करते आए हैं। अब सोचिए, यदि नए देशों को भी वही शक्ति मिलती है, तो वैश्विक निर्णय व्यवस्था में शक्ति का वितरण बदल जाएगा। पुराने 5 देशों का विशेष क्लब बड़ा हो जाएगा। नए हित, नए विवाद और नए समीकरण सुरक्षा परिषद के अंदर प्रवेश करेंगे। क्या मौजूदा शक्तियां इस परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार हैं? सार्वजनिक रूप से समर्थन और वास्तविक संस्थागत परिवर्तन के बीच की दूरी को समझने के लिए यही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है।